अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग भीषण होती जा रही है। पिछले 5 दिनों से इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर भयानक बमबारी की है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला था। वही आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद आई है। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे हैं। वही ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई बात नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से होगा। वहीं दूसरी तरफ पास के खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। ईरान ने दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के पास ड्रोन अटैक किया है और अबू धाबी दोहा में भी देर रात धमाके सुने गए हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग कितने दिन चलेगी, कुछ भी कायस लगाना मुश्किल है। ट्रंप ने 1 महीने का अंदाजा लगाया है, लेकिन ईरान जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल सकता है। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है असलियत उससे कुछ अलग है। अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूएस ईरान जंग फंस गए ट्रंप। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। पश्चिमी एशिया संकट से बाजार में कोहराम मच गया है। निफ्टी 6 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। कैसे रहा है बाजार में कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ने मोड़ ले लिया है, उसका सीधा इंपैक्ट आज हमें अपने भारतीय बाजारों में भी आता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग की बात करी जाए तो करीबन 2% का डाउनसाइड यहां पे देखने को मिला है। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, हर जगह जो बेयर्स का मोड था इस टाइम पे हावी होता हुआ दिखाई पड़ा है। एक बार सेक्टोरल इंडेक्स में आपके सामने लेके आती हूँ, पिक्चर वहां से आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखिए, आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आज देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे सेक्टर्स में जो प्रेशर है वो अपने हायर नोट पे ही रहा है। इस टाइम पे देखिए, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, रियलिटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और क्या कुछ नहीं, यहाँ पे केवल बिकवाली का जो साया है वो हावी होता हुआ नजर आया है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे देखा जाए तो आइए बात करते हैं कि निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जहां पे आज हमें बढ़त देखने को मिली है। कोल इंडिया, यहाँ पे 2% की तेजी रही है। यहाँ पे न्यूज आई थी, न्यूज के बाद ये जो इजाफा है वो देखा गया है। भारतीय एयरटेल और साथ में इन्फोसिस आज एक हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखिए नंबर कितना बड़ा है गिरावट का। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये सारे के सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते यहाँ पे अपना जो दमखम है वो खोता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा देखिए, सेक्टर काफी दिनों से फोकस में है, ऑयल एंड गैस, बिकॉज यहाँ पे हमें सीधा सीधा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता है जिस तरीके से क्रूड का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है। क्रूड का हम रेट देख रहे हैं कि $80 के जो पार है वो पहुंच गया है और वही इंपैक्ट हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पे भी जो इंपैक्ट है वो हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। शुगर शेयर्स में आज अच्छी खासी तेजी थी, बिकॉज जो इस टाइम पे क्रूड का भाव है वो तेजी पकड़ ली है। इथेनॉल की जो बातें चल रही है पूरे मार्केट में, डोमेस्टिक प्राइसेस और जो ग्लोबल प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं पैरिटी में आ गए हैं और उसके आने के चलते जो हमारी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसका सीधा फायदा हमें शुगर कंपनीज को आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, जो बढ़त है कितनी तेजी से बढ़ी है। द्वारिकेश शुगर करीबन 10% का इजाफा, श्री रेणुका, बलरामपुर चीनी और बाकी के जो शुगर स्टॉक्स है वहां पे भी अच्छी खासी मिठास आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम बात करें पूरे मार्केट सेटअप की तो जो गहराई है वो काफी ज्यादा गहराती हुई नजर पड़ी है। तो जैसे कि आपने देखा, यूएस ईरान में जंग से बाजार का हाल बेहाल है, तो ऐसे में निवेश की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, किन सेक्टर्स में खरीदारी करें, कहां से निकलना बेहतर होगा, इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। अब आपको बता दें, रुपए ने आज गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट के बीच रुपया आज 24 पैसे टूटकर 92 रुपए 30 पैसे तक फिसल गया। क्यों है रुपए में गिरावट और आगे रुपए की चाल कैसी रहने की उम्मीद है, पूरी डिटेल्स बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। अगर 2026 में अब तक की बात की जाए तो रुपया करीबन 2% तक लुढ़क चुका है। रुपया एक्चुअली 2025 में भी कई सारे नए रिकॉर्ड लोज बनाता हुआ आया और ये ट्रेड टैरिफ कंसर्न्स की वजह से था। यूएस इंडिया में ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका भी प्रेशर था और जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर बाकी एशियन मार्केट्स में आता हुआ देखा है उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे देखने को मिला। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, बाजार को लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो यहाँ पर लंबा चल जाता है तो रुपए में और भी गिरावट देखने को मिल पाएगी। 2-3 चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। एक तो ये कि कच्चे तेल में हमने $85 पर बैरल तक के लेवल्स बनते हुए देखे। भारत 85% हम अपना तेल इंपोर्ट करता है, तो जो बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें हैं जो कि जुलाई 2024 के बाद इतनी हाई है, तो एक इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारा इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ सकता है, फिस्कल स्ट्रेन की यहाँ पर कंसर्न्स हैं, इक्विटी मार्केट में जिस तरह का सेल ऑफ है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए में देखने को मिला है। और अगर एशियन करेंसीज की बात की जाए तो चाहे वो पोलैंड है, हंगरी है, इंडोनेशिया है, चिले है, सभी जगह पर यहाँ पर करेंसी काफ़ी शार्पली गिरी है, तो रीजनल वीकनेस का भी इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में एज ऑफ नाउ देखने को मिला है। आगे जाकर अब मानना ये है कि जो ये सेल ऑफ है ये कुछ और भी यहाँ पर गहरा सकता है। आगे जिस तरह का डिक्लाइन हमने यहाँ पर इक्विटीज़ में, बॉन्ड मार्केट्स में, मनी मार्केट्स में आता हुआ देखा है, उसका भी इम्पैक्ट रुपए पे आ सकता है। आरबीआई की तरफ से हमने आज ज़ोरदार यहाँ पर डॉलर सेल्स आते हुए देखी हैं। उन्होंने 92 के लेवल को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन बाजार को लगता है कि 92.80, 93 जैसे लेवल्स यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं। वेस्ट एशिया में टेंशन से एनर्जी मार्केट में भी हड़कंप है। इस वक्त सबसे चर्चे में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इसे बंद कर दिया है, जिससे कच्चे तेल में उबाल आ गया है। इंश्योरेंस लागत में भी उछाल आ रहा है। भारत के लिए ये रूट एनर्जी लाइफलाइन है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण, समझा रही है कंचन नौटियाल।
स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान और ओमान के बीच का काफी एक स्ट्रैटेजिक रूट है। यहाँ से अगर हम ग्लोबली बात करें तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल इंपोर्ट है इसी रास्ते से होता है। इनफैक्ट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात भी करी जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमें इसी रास्ते से होता हुआ दिखाई देता है। डायरेक्टली मैप के ऊपर आऊंगी, देखिए ये जो रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये हो गया है बंद, जिसके चलते बाकी जगह आप ट्रैफिक देखेंगे कितना ज्यादा हो गया, जो कि पहले यहाँ से बहुत इजीली हमें कवर होता हुआ दिखाई देता था। डायमेंशन की बात करी जाए तो साइज इसका करीबन 30 मील चौड़ा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% सप्लाई इसी रूट से होता है, यानी कि पर डे में से कन्वर्ट करा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ बैरल ऑयल इंपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल ऑयल सप्लाई का इंडिया 85 to 88% इंपोर्ट करता है और हॉर्मुज से जो इंपोर्ट होता है वो है करीबन 50%, यानी कि कितना लार्ज शेयर यहीं से हमें इंपोर्ट होता हुआ दिखता है। अब इंडिया की ही नहीं बल्कि बाकी की जो गल्फ कंट्रीज है वो भी इसी रास्ते से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो करती है। कतर की बात करी जाए तो LNG, LPG और फर्टिलाइजर की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। अब सप्लाई जो है वो काफी बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसके चलते प्राइस हाइक हमें जो है काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट की बात करी जाए तो $80 के ऊपर जो है हमें कच्चे तेल का दाम निकलता हुआ दिखाई दिया है। ये काफी बड़ा जो स्ट्रैटेजिक रूट है, काफी स्ट्रैटेजिक रूट है। हॉर्मुज बंद होने से जो शिपिंग की रफ्तार है वो हमने मैप में देख ही ली है कि किस तरीके से रुक गई है। कई सारे टैंकर्स हमें यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। अब इंडिया के पास एक दूसरा रूट भी है, उसको एक होप वाला रूट माना जा रहा है, उसका नाम है केप ऑफ गुड्स। आप देखेंगे कि जो सप्लाई पहले डायरेक्टली यहां से होती थी, अब उसको कितना ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है, कितना ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को एक होप के नाम पे ही माना गया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसके इंडिया के पास 2-4 कंडीशन है जो उनको फॉलो करनी होगी। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भारत अपने ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो US, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका से खरीदे। साथ ही हॉर्मुज की जगह जो शिप है वो अफ्रीका से दक्षिण सिरे से आए तो ही जाके ये चीज जो है हमारे लिए पॉसिबल होगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ता है तो जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी हमें आसमान छूता हुआ नजर आता है। और यही नहीं बल्कि इसको पार करने के लिए हमने देखा कि रूट कितना बड़ा लेना पड़ रहा है। करीब करीब 6000 से लेके 10,000 नॉटिकल मील का हमें ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और इसमें डिलीवरी टाइम जो है वो भी 2 से 4 हफ्ते बढ़ जा रहा है। डिलीवरी टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट की मैंने बात कर ली, एक बार आपको मैप करके दिखा देती हूँ डायरेक्टली। पर डे का जो लगता है वो अभी एवरेज 30,000 से लेके $80,000 का है। इसे मल्टीप्लाई करें 15 दिन से तो $4.5 लाख का आता है। वहीं 20 दिन का माने तो $16 लाख का जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। अब आपको बता दें, खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत में अलग अलग मंत्रालयों में 24/7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इधर सरकार का मानना है कि कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते की तलाश जारी है। दूसरी तरफ पिछले 72 घंटे में खाड़ी के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। शांति की अपील के साथ ही इन देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। पूरी खबर जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस पूरे युद्ध वाली स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती है कच्चे तेल की सप्लाई, तो इस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है आखिर? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पूरे तनाव की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई दुरुस्त तरीके से बनी रहे। ये इसलिए सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से भारत की ज़रूरतों का करीब 40% से ज़्यादा कच्चे तेल का इंपोर्ट होता है। इसलिए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि कच्चे तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत ना है। अभी तक कोई पैनिक मोड में सरकार नहीं है, लेकिन पैनी नज़र जरूर बनाए हुए है। पैनिक मोड में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक का जो स्टॉक है वो सरकार का मानना है कि पर्याप्त है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में 25 दिनों का स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ, भारत के पास पड़ा हुआ है, और 25 दिन का जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के कहें तो कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मिला दिया जाए तो करीब 50 दिन का स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ है। दूसरी बात रही एलएनजी की। एलएनजी की सप्लाई भी एक बड़ी चुनौती है। एलएनजी को लेकर सरकार का आकलन ये कहता है करीब 25 से 30 दिनों का एलएनजी का स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ है, और इससे ज़्यादा बड़ी मात्रा में एलएनजी जो है वो ट्रांजिट में है, यानी शिप में है, वो यहाँ पे आने के रास्ते में है।
तीसरा है वो पीएनजी को लेकर के, तो पीएनजी को लेकर के भी सप्लाई यहाँ पे पर्याप्त बनी हुई है। लेकिन इस बीच सरकार एहतियातन क्या कर रही है कि इसके लिए 24/7 एक कंट्रोल रूम बनाया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, ताकि हर शिप की नज़र रखी जाए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो कच्चे तेल की सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं। यहाँ पे ये जानकारी देना जरूरी है कि रशिया की तरफ से भी यहाँ पे संकेत मिले हैं कि अगर और कच्चे तेल की सप्लाई करनी होगी तो हम भारत में कच्चे तेल की सप्लाई करने को तैयार हैं। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद ना हो इसके लिए ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि अगर जरूरत पड़ा तो हम वहां पे अपने फोर्सेस को लगाएंगे ताकि जो कच्चे तेल को लेकर जो शिप वहां से चले आ रहे होंगे तो उनको एस्कॉर्ट किया जा सके, उसे बाधित पूरी तरह से ना होने दिया जाए। तो इस तरह से अलग अलग रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद करने पर ईरान उतारू हो जाता है तो क्या क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार नज़र बनाया हुआ है, लेकिन कोई पैनिक मोड में यहाँ पे सरकार नहीं दिख रही है और लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ, शिपिंग कंपनियों के साथ जो ऑयल टैंकर लेकर आ रहे होते हैं उन लोगों के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन एक और देख रहा हूँ मैं कि जो LNG की सप्लाई होती है कमर्शियल यूज़ के लिए, वहाँ पर कंपनियाँ धीरे धीरे अभी से ही एक कटौती करना शुरू कर दी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल खाली ना हो जाए। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर के। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज देश भर में रंगों का त्योहार होली खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर जगह रंग और गुलाल से रंगे नजर आ रहे हैं। शहर और गांव दोनों जगह पर रंगों, ढोल, नगाड़ों और गीतों के साथ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, पुष्कर और जयपुर समेत कई शहरों से होली की सुंदर तस्वीरें सामने आ रही है। पूरा माहौल रंगों में रंगा हुआ है और जगह जगह हो रहे आयोजनों में लोग एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।